स्वागत है आप सभी का पेपर हैकर में। मैं खुशी आज आपको बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के साइकोलॉजी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगी जो हमारे यूनिट 8 के हैं और चैप्टर हमारा 17 रहेगा। चैप्टर का नाम है सहसंबंध एवं काय वर्ग परीक्षण। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सहसंबंध की मात्रा को प्रकट करने वाला कहा जाता है। क्वेश्चन ने कहा सहसंबंध की मात्रा को प्रकट करने वाला कहा जाता है। तो कौन सी मात्रा है जिसको हम सहसंबंध को प्रकट करने वाला कहते हैं? वो कहते हैं सहसंबंध गुणांक को हम सहसंबंध की मात्रा प्रकट करने वाला कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक का विस्तार क्या होता है? अब कहा क्वेश्चन ने सहसंबंध गुणांक का विस्तार क्या होता है, उसका जो विस्तार होता है वो क्या होता है? उसका विस्तार होता है -1.00 से होते हुए +1.00 तक, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन ने कहा हमसे सहसंबंध का उपयोग क्या है। तो अब हमें यहाँ पे इसके उपयोग बताने हैं, यानी कि इसके यूसेस बताने हैं। इसके यूसेस क्या होते हैं? तो ऑप्शन तो यहाँ पर हमारा डी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी इसके यूसेस है। अब इसके यूसेस पढ़ लेते हैं। इसके यूसेस क्या होते हैं? तो यूसेस है इसके पूर्व कथन करने में सहायक होता है। सेकंड है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की रचना में सहायक होता है। थर्ड है व्यक्ति की योग्यता के निदान में सहायक होता है, और इसलिए ऑप्शन डी सही है। तो जो तीनों ऑप्शन है वो क्या है? इसके सहसंबंध के यूजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मात्रात्मक सहसंबंध का प्रकार कौन सा नहीं है? क्वेश्चन ने पूछे कहा है हमसे मात्रात्मक सहसंबंध का जो प्रकार है इनमें से कौन सा नहीं है। जो हमें ऑप्शन यहाँ पर गिवन है उनमें से कौन सा इसका प्रकार नहीं है? तो इसका कौन सा प्रकार नहीं है? रेखीय। रेखीय जो प्रकार है वो मात्रात्मक सहसंबंध का प्रकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो विषयों के मध्य -0.68 सहसंबंध प्राप्त हुआ, तो आप इसकी क्या व्याख्या करेंगे? मतलब क्या है? दो विषयों के बीच में हमें कितना सहसंबंध प्राप्त होता है? -0.68, ठीक है। तो हम इसकी क्या व्याख्या करेंगे? इसकी व्याख्या होती है यह ऋणात्मक तथा सामान्य सहसंबंध है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ऋणात्मक क्यों है? ऋणात्मक इसलिए क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, तो इसलिए यह ऋणात्मक तथा सामान्य सहसंबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, स्पेयरमैन ने सहसंबंध गुणांक की गणना की किस विधि का प्रतिपादन किया? क्वेश्चन ने कहा स्पेयरमैन ने सहसंबंध गुणांक की गणना की किस विधि का प्रतिपादन किया? तो कौन सी विधि का प्रतिपादन स्पेयरमैन ने किया है सहसंबंध गुणांक की गणना के लिए? तो उन्होंने किया है अंतर स्थिति विधि का प्रतिपादन किया है स्पेयरमैन ने सहसंबंध गुणांक की गणना के लिए। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुणनफल आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किसने किया? क्वेश्चन ने कहा है हमसे गुणनफल आघूर्ण विधि का प्रतिपादन किसने किया? जो गुणनफल आघूर्ण विधि है उसका प्रतिपादन किसने लॉन्च किया था? तो वो किया था पियर्सन ने इस विधि को लॉन्च किया था। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संगीत की योग्यता का मापन दो निर्णायकों द्वारा किया गया एवं क्रम प्रदान किए गए। आप दोनों निर्णायकों के क्रमों में सहसंबंध की गणना के लिए सहसंबंध की किस विधि का प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन ने कहा है संगीत की योग्यता का मापन दो निर्णायकों द्वारा किया गया एवं क्रम प्रदान किए गए। आप दोनों निर्णायकों के क्रमों में सहसंबंध की गणना के लिए सहसंबंध की किस विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन दोनों विधियों की गणना के लिए सहसंबंध की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे हम करते हैं अंतर स्थिति विधि का प्रयोग करते हैं इसके लिए।
तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो पदमालाओं अथवा समूहों के मध्य पाए जाने वाले कार्य कारण संबंध को क्या कहते हैं? अब कहा है क्वेश्चन में हमसे, दो पदमालाओं अथवा समूह के मध्य पाए जाने वाले कार्य कारण संबंध को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं कि अगर दो समूहों के बीच मध्य में जो संबंध पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं, उसको सह संबंध बोलते हैं। दो दो वर्ग, दो समूह हैं, उनके बीच में जो कार्य हो रहा है उस संबंध को क्या बोलते हैं? उस संबंध को सह संबंध बोलते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंध की मात्रा का वर्णन करता है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन ने कहा है सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंध की मात्रा का वर्णन करता है। यह कथन किसका है? अब यहाँ हमसे पूछा है यह कथन किसका है या फिर ये किसने बोला है? तो ये बोला है गिलफोर्ड ने बोला है, ये गिलफोर्ड ने बोला है ये। तो ऑप्शन ए सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सहसंबंध गुणांक एक मापन पर फैला हुआ है। निर्देशक जो कि -1 से 00 होते हुए +1 तक जाता है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो वो इसका निर्देशक है वो कितना जाता है? -1 से 00 से होते हुए प्लस तक जाता है। तो यह कथन किसका है? तो हमें यहाँ पे इसका कथन बताना है। यह कथन है गैरेट का, ये कथन है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। किसने बोला? ये गैरेट ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो या अधिक चल राशियों, घटनाओं या वस्तु के पारस्परिक संबंध को कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है दो या अधिक राशियों या वस्तु के पारस्परिक संबंध को कहते हैं। उसके बाद पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? उसके पारस्परिक संबंध को कहते हैं सह संबंध। ठीक है, तो जो इसमें दो दो चल मतलब दो या दो से अधिक वस्तुएं हैं या राशियां हैं, उनमें जो पारस्परिक संबंध होता है उसको क्या कहते हैं? उसको सह संबंध बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सहसंबंध गुणांक 0.80 निम्नांकित में से किसका 4 गुणा है? ठीक है, तो जो सहसंबंध गुणांक है वो 0.80 निम्नांकित में से किस, जो हमें यहाँ पे ऑप्शन गिवन है उनमें से किसका 4 गुणा है? ठीक है, तो वो किसका 4 गुणा हो जाएगा? 0.40 का ये 4 गुणा हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो घटनाओं या प्राप्तकों के वितरण का अधिकतम सहसंबंध होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है दो घटनाओं या प्राप्तकों के वितरण का अधिकतम सहसंबंध होता है। कितना सहसंबंध उनका अधिकतम होता है? तो उनका अधिकतम सहसंबंध होता है माइनस या प्लस में 1.00। ठीक है, ऑप्शन सी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। x और y सहसंबंध गुणांक 0 होता है यदि दोनों चर मूल, तो दोनों चर मूल क्या है? अब क्वेश्चन ने कहा है x और y सहसंबंध गुणांक 0 होता है यदि दोनों चर मूल कैसे हो? तो दोनों चर मूल कैसे हो तब उनका गुणांक 0 होगा। तो वो होंगे यादृच्छिक रूप से युग्मित होते हैं जिससे उनमें अंतर सहसंबंध की अनुपस्थिति का आभास होता है। तब क्या होगा? तब उनका सहसंबंध का गुणांक 0 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा x और y सहसंबंध गुणांक ऋणात्मक सहसंबंध होता है यदि दोनों चर मूल्य, अब इसमें पहले कहा था कि उनका कैसा 0, उनका 0 गुणांक होता है उनका। अब इसमें कहा है ऋणात्मक सहसंबंध होता है। तो तब उनकी स्थिति कैसी होती है? तब वो कैसे होते हैं? तो तब उनकी स्थिति होती है विपरीत दिशा में परिवर्तित होते हुए। ठीक है, जब उनकी जो स्थिति होगी वो विपरीत दिशा में परिवर्तित हो रही होगी
तो उनका गुणांक जो होगा वो ऋणात्मक सहसंबंध में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है स्पेयरमैन कोटि के अंतर विधि से सहसंबंध निकालने का सूत्र। अब यहाँ पे स्पेयरमैन कोटि की जो विधि है उससे सहसंबंध निकालने का जो सूत्र है वो क्या है? उसका जो सूत्र होता है वो P इजिकल्स टू माइनस P इजिकल्स टू 1 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n, ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो ऑप्शन ए है हमारा सही है। तो स्पेयरमैन की कोटि का जो कोटि अंतर विधि से सहसंबंध निकालने का जो सूत्र है वो ऑप्शन ए वाला हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोटि अंतर विधि के द्वारा सहसंबंध की गणना करने का प्रतिपादन किया। तो किसने, मतलब कोटि अंतर विधि के द्वारा सहसंबंध की गणना करने का प्रतिपादन किसने किया है? तो वो किया है चार्ल्स स्पेयरमैन ने। चार्ल्स स्पेयरमैन ने किया है, क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा था कि जो स्पेयरमैन की विधि है उसका सूत्र पढ़ा था। तो अब जाहिर सी बात है कि जब हमसे पूछी गई है कि कोटि अंतर विधि के द्वारा सहसंबंध का गणना किसने किया था, गणना करने का प्रतिपादन किसने किया, तो स्पेयरमैन ने किया होगा। ऑप्शन ए इसलिए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो चरों में परिवर्तन का अनुपात असामान्य होने पर सहसंबंध गुणांक होगा। अब क्या है, दो चरों में परिवर्तन का अनुपात असामान्य है, मतलब उनमें सामान्य अनुपात नहीं है, तो उसका गुणांक होगा। उसका गुणांक कैसा होगा? तो उसका गुणांक होगा हमारा आरेखीय गुणांक होगा उसका। ठीक है, अगर उनका अनुपात कैसा है, असामान्य है, उसका गुणांक सामान्य नहीं है, तो उनका गुणांक आरेखीय होगा। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सहसंबंध गुणांक की सार्थकता की जांच की जाती है। अब सहसंबंध गुणांक जो होता है उसकी सार्थकता की जांच की जाती है, किसके द्वारा उसकी जांच की जाती है? उसकी जांच की जाती है संभाव्य विभ्रम द्वारा, संभाव्य विभ्रम द्वारा उसकी जांच की जाती है। किसकी? सहसंबंध गुणांक की सार्थकता की। तो ऑप्शन डी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्पेयरमैन के कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक के द्वारा किन किन तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है? ठीक है, तो स्पेयरमैन की जो कोटि अंतर सहसंबंध की जो विधि है उनके द्वारा किस किस बातों की, किन किन बातों की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो हम कौन कौन सी बातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो गुणात्मक तथ्यों की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? स्पेयरमैन के कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसलिए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्ट मोमेंट विधियों के द्वारा सहसंबंध गुणांक प्राप्त करने का प्रतिपादन किया। अब क्वेश्चन ने कहा है प्रोडक्ट मोमेंट विधियों के द्वारा सहसंबंध गुणांक प्राप्त करने का प्रतिपादन किसने किया? जो प्रोडक्ट मोमेंट विधि है उसके द्वारा सहसंबंध गुणांक का जो गुणांक का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किसने किया है हमारा? वो किया है गैरेट ने किया है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। प्रोडक्ट मोमेंट विधियों के द्वारा सहसंबंध गुणांक प्राप्त करने का प्रतिपादन किया था गैरेट ने, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की विशेषता नहीं है। अब हमें यहाँ पे बताना है कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध का गुणांक है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है, इनमें से कौन सी उसकी विशेषता नहीं है? उसकी विशेषता है केवल दिशाओं का ज्ञान। उसकी विशेषता कौन सी नहीं है इसमें से? केवल दिशाओं का ज्ञान करना उसकी विशेषता नहीं है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक से मापे हुए आंकड़े उपलब्ध होने पर सरल सहसंबंध गुणांक होगा। मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन ने कहा है हमसे कि अगर हमने ठीक से मापे, अगर हमने आंकड़े को ठीक से मापा है
ठीक से मापे हुए आंकड़े उपलब्ध होने पर सरल सहसंबंध गुणांक होगा। तो वो सरल सहसंबंध गुणांक होगा, वो कैसा गुणांक होगा? तो वो होगा हमारा कोटि सहसंबंध गुणांक की तुलना में अधिक शुद्ध। ठीक है, जो कोटि सहसंबंध गुणांक होगा उसकी तुलना में कैसा होगा, उनके उसकी कंपैरिजन में कितना होगा, ज्यादा शुद्ध होगा। ठीक है, ज्यादा प्योर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्स तथा वाई के बीच सहसंबंध गुणांक प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। ठीक है, एक्स और वाई के बीच जो सहसंबंध गुणांक होता है वो प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। तो कैसे प्रत्यक्ष समानुपाती होता है? तो एक्स के प्रमाप विचलन का कैसे समानुपाती होता है? एक्स का प्रमाप विचलन का। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सहसंबंध गुणांक 0.80 निम्नांकित में से किसका 4 गुणा है? यही सेम क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सहसंबंध गुणांक जो है वो 0.8 सहसंबंध गुणांक 0.80 निम्नांकित में से 4 गुणा है। किसका 4 गुणा है? जो हमें यहाँ पे ऑप्शन गिवन है उसमें से किसका 4 गुणा है? तो वो 0.40 का 4 गुणा है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो घटनाओं या प्राप्तकों के वितरण का अधिकतम सहसंबंध होता है। अब क्वेश्चन ने कहा है दो घटनाओं या प्राप्तकों के वितरण का अधिकतम सहसंबंध होता है। कितना अधिकतम उसका सहसंबंध होता है? उसका सहसंबंध होता है माइनस या प्लस में 1.00। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्यतः व्यक्ति में थकान उत्पन्न होने से सीखने की इच्छा में कमी आती है। यह थकान एवं सीखने की इच्छा में कैसा संबंध है? ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा है हमसे कि नॉर्मली व्यक्ति में क्या होता है, अगर वो थका हुआ होता है तो उसकी सीखने की जो इच्छा होती है वो कम हो जाती है। तो सीखने की इच्छा में और थकान में उसका जो सह संबंध है वो कैसा होता है, वो कैसा संबंध होता है? तो ये बताना है वो कैसा संबंध होता है। वो होता है ऋणात्मक सह संबंध होता है। ठीक है, क्योंकि वो उसके विपरीत है। सीखने की इच्छा में कैसा हो रहा है कि थकान की वजह से सीखने की इच्छा में कमी हो रही है, इसलिए कैसा हो गया, ऋणात्मक सहसंबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोटि अंतरों का योग हमेशा सिग्मा डी होता है। तो कोटि अंतरों का योग हमेशा सिग्मा डी होता है। कब होता है? जब वो मतलब कब कोटि अंतरों का जो योग होगा वो हमेशा सिग्मा डी होगा। कब होगा, कौन सी स्थिति में होगा? वो होगा हमारी शून्य की स्थिति में हमेशा सिग्मा डी होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी श्रेणी में 10 पद मूल्यों में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना हो तो उसमें कोटि अंतरों में अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? ठीक है, अब किसी श्रेणी में 10 पद में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है तो उसमें कोटि अंतरों में अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? मतलब कितने वहां पे 10 पदों के मूल्यों में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो उसके कोटि अंतरों में अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? तो उसके जो कोटि के अंतर हो उसमें ज्यादा अधिकतर कितना अंतर हो सकता है? तो कितना अधिकतर अंतर हो सकता है? वो होगा 0.9 का। 0.9 का उनका अंतर हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब दो चरों में संबंध अधिक होता है तो उसका सहसंबंध गुणांक होता है। अब क्वेश्चन ने कहा है दो चरों में संबंध कैसा है, अधिक है, तो उसका सहसंबंध गुणांक होता है। उसका सहसंबंध गुणांक कैसा होता है? उसका सहसंबंध गुणांक होता है -1.00 के आसपास। ठीक है, उसका सहसंबंध गुणांक कैसा होगा? -1.00 के आसपास होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सहसंबंध गुणांक वह एक अंक है जो यह बताता है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक संबंधित हैं कि एक परिवर्ती दूसरी परिवर्ती के साथ किस सीमा तक जाता है। यह कथन किसका है। अब यहाँ पे सहसंबंध गुणांक जो ये इसे कथन कहा गया है, हमें यहाँ बताना है ये कथन किसका है। ठीक है, तो यह कथन किसका है। यह कथन है गिलफोर्ड का यह कथन है। ये किसने बोला, गिलफोर्ड ने बोला है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तापमान में वृद्धि के साथ साथ आइसक्रीम की बिक्री में वृद्धि किस प्रकार का सहसंबंध दर्शाता है। ठीक है, अब तापमान में वृद्धि हो रही है तो उसकी आइसक्रीम में भी वृद्धि हो रही है, तो ये किस प्रकार का सहसंबंध बताता है। तो ये कैसा सहसंबंध होगा, यह होगा हमारा रेखीय सहसंबंध। ठीक है, रेखीय सहसंबंध है कि तापमान में वृद्धि हुई और उसकी किसी इंसान की किसी पर्सन की आइसक्रीम की बिक्री में भी वृद्धि हो गई, तो क्या क्या हुआ, ये रेखीय सहसंबंध हुआ। इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सहसंबंध गुणांक का मान होता है। अब सहसंबंध गुणांक है, उसका मान क्या होता है, हमें उसका मान बताना है। उसका मान होता है -1 ग्रेटर इज ग्रेटर देन ग्रेटर इनटू ~1। तो ये हमारा ग्रेटर एक्स इन ~1। ऑप्शन ए इसलिए सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सहसंबंध गुणांक का पता लगाने का श्रेय किस विद्वान को है। अब सहसंबंध गुणांक का जो जो पता लगाया था वो कौन से विद्वान ने लगाया था, हमें यहाँ पे ये बताना है। तो कौन से विद्वान ने बताया था इसका जो गुणा पता लगाया था, ठीक है, गॉल्टन ने इसका पता लगाया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, गॉल्टन ने इसका पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सहसंबंध का कौन सा प्रकार नहीं है। अब यहाँ हमसे कहा है सहसंबंध का कौन सा प्रकार नहीं है, तो सहसंबंध का जो प्रकार है वो सकारात्मक सहसंबंध। जो सकारात्मक सहसंबंध है वो सहसंबंध का प्रकार नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियर्सन सहसंबंध कहते हैं। अब पियर्सन जो है वो किसको सहसंबंध कहते हैं, तो पियर्सन सहसंबंध किसको कहते हैं, पियर्सन कहते हैं आघूर्ण सहसंबंध को सहसंबंध कहते हैं। इसलिए ऑप्शन डी सही है, आघूर्ण सहसंबंध को पियर्सन सहसंबंध बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुंदरता, स्वास्थ्य, ईमानदारी जैसे चरों में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ऑप्शन हमें दिया गया यहाँ पे सुंदरता, स्वास्थ्य, ईमानदारी, इन जैसे चरों में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। मतलब इन जैसे चरों को ज्ञात करना है तो हमें कौन सी विधि को उपयोग करना है। ठीक है, तो कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, इसके लिए करते हैं कोटि अंतर विधि का उपयोग। कोटि अंतर विधि का इसके लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो चरों x एवं y में रेखीय संबंध होगा यदि, अब वो कैसे हो, जब उनमें रेखीय संबंध होगा, x और y में रेखीय संबंध होगा। कौन सी स्थिति में उनमें रेखीय संबंध होगा, सीधी रेखा होने पर उनमें रेखीय संबंध होगा। ठीक है, अगर उनमें सीधी रेखा होगी तो रेखीय संबंध होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोडक्ट मूवमेंट विधि से सहसंबंध गुणांक
ज्ञात करने की विधि नहीं है, ठीक है। जो प्रोडक्ट मूवमेंट विधि है उससे सहसंबंध गुणांक प्राप्त करने की विधि नहीं है। इनमें से कौन सी विधि सहसंबंध गुणांक प्राप्त करने की नहीं है? तो कौन सी विधि सहसंबंध गुणांक प्राप्त करने की नहीं है? वो है कोटिक्रम विधि। कोटिक्रम विधि से हम सहसंबंध गुणांक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध को किस प्रतीक से दर्शाते हैं? अब गुणनफल आघूर्ण का जो सहसंबंध होता है उसे किस प्रतीक से दर्शाते हैं? तो कौन से प्रतीक से उसको दर्शाते हैं? उसको दर्शाते हैं आर से, ठीक है, आर से उसको दर्शाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सहसंबंध गुणांक का निम्नतम मूल्य कौन सा है? ठीक है, जो सहसंबंध गुणांक है उसका निम्नतम मूल्य कौन सा है, यहाँ पे हमें बताना है इसका निम्नतम मूल्य कौन सा है। तो उसका निम्नतम मूल्य क्या होता है? उसका निम्नतम मूल्य होता है 0.001। 0.001 सहसंबंध गुणांक का निम्नतम मूल्य है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि सहसंबंध गुणांक धनात्मक हो तो दो श्रेणियां x एवं y में संबंध होगा। अब कहा है कि अगर सहसंबंध गुणांक जो है वो कैसा है? धनात्मक होगा। तो दोनों दो श्रेणियां हमारे पास x और y, उनमें कैसा संबंध होगा? उनमें उनमें कैसा संबंध होगा? उनमें होगा ए तथा बी वाला संबंध। ए और बी में संबंध क्या है? ऑप्शन तो हमारा डी सही है। तो देखते हैं, जब y में वृद्धि तो x में वृद्धि, ठीक है, और b में क्या है? जब y में कमी तो x में कमी। तो क्या होगा इसमें? इन दोनों में जब y में वृद्धि होगी तो x में भी वृद्धि होगी, और अगर जब y में कमी होगी तो x में भी कमी होगी। इन दोनों में ऐसा संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि x इंटू वाई इजिकल्स टू 0 हो तो चर इजिकल्स टू x एवं y होंगे। अब यदि x और y, x इंटू वाई कितने 0 है तो चर x एवं y होंगे। वो चर कैसे होंगे हमें यहाँ पे बताना है। तो वो चर होंगे हमारे स्वतंत्र चर होंगे, ठीक है, वो चर हमारे स्वतंत्र होंगे, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सहसंबंध की प्रमुख विधियां हैं। अब यहाँ हमसे पूछा है सहसंबंध की प्रमुख विधियां हैं। सहसंबंध की प्रमुख विधियां कौन सी है? तो सहसंबंध की प्रमुख विधियां कितनी है? दो विधियां हैं उसकी, ठीक है, सहसंबंध की दो प्रमुख विधियां हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सहसंबंध कितने प्रकार का होता है? अब पहले पूछा था हमसे सहसंबंध की प्रमुख विधियां हैं, अब पूछा है सहसंबंध कितने प्रकार का होता है। तो सहसंबंध होता है हमारा तीन प्रकार का, तीन प्रकार का हमारा सहसंबंध होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सहसंबंध का मान है। अब यहाँ पूछा है सहसंबंध का मान है, सहसंबंध का मान कितना है, ठीक है, तो सहसंबंध का जो मान होता है वो होता है -1 से -+ के बीच। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो सहसंबंध का जो मान होता है वो -1 से -+ के बीच का, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सहसंबंध का कौन सा प्रकार नहीं है? अब यहाँ पूछा है सहसंबंध का कौन सा प्रकार नहीं है, तो सहसंबंध का कौन सा प्रकार नहीं है? वर्णनात्मक सहसंबंध। वर्णनात्मक सहसंबंध जो है वो सहसंबंध का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
सहसंबंध गुणांक का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए। अब सहसंबंध गुणांक का प्रयोग हमें कब नहीं करना चाहिए, कौन सी स्थिति में हम उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें कब उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, जब प्राप्तकों का वितरण असामान्य हो तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर स्थिति सहसंबंध ज्ञात करने की विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अंतर स्थिति सहसंबंध ज्ञात करने की विधि है, उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो उस विधि का प्रयोग किया था सबसे पहले वॉटसन ने। ठीक है, वॉटसन ने इस विधि का सबसे पहले प्रयोग किया था, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सहसंबंध का प्रकार नहीं है। फिर से क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि सहसंबंध का प्रकार नहीं है, सहसंबंध का प्रकार कौन सा नहीं है। तो सीधा सहसंबंध का प्रकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोटि अंतराल विधि का प्रतिपादन किसने किया। कोटि अंतराल विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोटि अंतराल विधि का प्रतिपादन किया था स्पेयरमैन ने। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोटि अंतराल विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो स्पेयरमैन ने कोटि अंतराल विधि का प्रतिपादन किया था, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब दो ऐसे चरों के बीच सहसंबंध ज्ञात करना हो जिसमें से एक का द्विभाजन कर दिया गया हो, तो यहाँ सबसे उपयुक्त सांख्यिकी परीक्षण होगा। तो सबसे ज्यादा उपयुक्त सांख्यिकी परीक्षण कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त सांख्यिकी परीक्षण बताना है। तो इनमें से कोई भी ऐसा कोई सांख्यिकी परीक्षण नहीं है जो उपयुक्त हो उसके लिए। तो कौन सा, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि कोई भी ऐसा सांख्यिकी परीक्षण हमें यहाँ पे गिवन नहीं है कि जो उसके लिए उपयुक्त हो। तो ऑप्शन डी से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सहसंबंध धनात्मक डिजाइन किसे कहते हैं। सहसंबंध आत्मक डिजाइन किसे कहते हैं। सहसंबंध आत्मक डिजाइन किसे कहते हैं। तो सहसंबंध आत्मक डिजाइन कहते हैं जिस डिजाइन में शोधकर्ता एक ही समूह का कई बार प्रेषण करता है तथा प्राप्तकों के सेट के बीच सहसंबंध जानने की कोशिश करता है, उसको क्या कहते हैं, सहसंबंध आत्मक डिजाइन। सहसंबंध आत्मक डिजाइन कहते हैं। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काई वर्ग है। अब काई वर्ग है, काई वर्ग क्या है तो हमें यहाँ पे बताना है। काई वर्ग है हमारा निरीक्षित एवं प्रत्याशित आवृत्ति के मध्य अंतर को काई वर्ग कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, निरीक्षित एवं प्रत्याशित आवृत्ति के मध्य अंतर को काई वर्ग बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है, काई वर्ग। अब यहाँ पे ऑप्शंस हमें अलग दिए, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शंस अलग है। अब यहाँ पे फिर से पूछा है काई वर्ग है। अब काई वर्ग यहाँ पे क्या क्या है हमारा, काई वर्ग है हमारा प्राचालिक परीक्षण। प्राचालिक परीक्षण को क्या कहते हैं, प्राचालिक परीक्षण को भी काई वर्ग बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। काई वर्ग परीक्षण में प्रयुक्त करते हैं, काई वर्ग परीक्षण में प्रयुक्त करते हैं, क्या प्रयुक्त करते हैं काई वर्ग परीक्षण में। काई वर्ग परीक्षण में प्रयुक्त करते हैं आवर्तियों को प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, काई वर्ग परीक्षण में हम आवर्तियों को प्रयुक्त करते हैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काई वर्ग परीक्षण का उपयोग होता है। काई वर्ग परीक्षण का उपयोग होता है, क्यों उपयोग करते हैं काई वर्ग परीक्षण के लिए का, तो उसका उपयोग करते हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन उसका सही नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी। जो हमें ऑप्शन यहाँ पे गिवन है उनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें हम काई वर्ग परीक्षण का उपयोग करें, इसलिए ऑप्शन डी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काय वर्ग का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? काय वर्ग का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, किसने काय वर्ग का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? तो किया है कार्ल पियर्सन ने इसका प्रयोग किया है। सबसे पहले किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने इसका प्रयोग किया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।